हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2021 को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया है कि यहाँ जो है उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया था, जिसे अब मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन डी 12 अगस्त। देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन के रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है वो 1920 के दशक में हुई थी। भारत पहला कार्यक्रम जो है वो आपका 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब्स द्वारा प्रसारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए 43 किलो भार वर्ग, ऑप्शन बी है आपका 53 किलो भार वर्ग, ऑप्शन सी 65 किलो भार वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियनशिप बन गए हैं। उन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में खिताब अपने नाम किया है। उसने फाइनल में बेलारूस की वोलेरिया मिकिसिच को मात दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 43 किलो भार वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 9%। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर जो है वो लगभग 6% रहेगी। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जार्जीवा ने कहा है कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। अप्रैल के महीने में आईएमएफ के अनुमान लगाया था कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर जो है वो 6% तक पहुंच जाएगी। जार्जीवा ने कहा है कि विकासशील देशों में टीकों तक पहुंच की कमी के साथ साथ कोविड-19 वायरस के डेल्टा संस्करण के तेजी से प्रसार से आर्थिक सुधार की गति धीमी होने का खतरा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कॉम्पोसिटन यार्ड से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी रूस। देखिए, रूस ने जो है 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कॉम्पोसिटन यार्ड से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंटी एयर डिफेंस कर्सन द्वारा विकसित की जा रही है। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को मुकाबला करने में भी सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को
49% से बढ़ाकर जो है कितने परसेंट कर दी है? ऑप्शन ए 64%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 84%, ऑप्शन डी 70%। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर जो है वो 74% कर दी है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में जो है 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 74%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 5322 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी है आपका 4322 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी 3322 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी 6322 करोड़ रुपीस। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 6322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना जो है 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6,322 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लिवरपूल, ऑप्शन सी ड्रेसडेन, ऑप्शन डी दुबई। देखिए, हाल ही में जो है इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इस बंदरगाह शहर को इसकी स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक के रूप में इसकी भूमिका को मान्यता दी गई थी। इसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। लिवरपूल इस प्रतिष्ठित सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थल है और इसके अगर अन्य दो सूची का नाम बात करें तो 2007 में आपका ओमान में वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी इस सूची से बाहर कर दिया गया था और दूसरा आपका 2009 में जर्मनी के ड्रेसडेन एल्बे घाटी को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया था। तो ये पहला, दूसरा और ये आपका लिवरपूल जो है तीसरा ऐसा बन गया है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा लिवरपूल। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भारत में कितने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूची में सम्मिलित है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के अधिकारी, जिन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता है, को अब गांव प्रधान कहा जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की है कि जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के अधिकारी, जिन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता है, को अब जो है वो गांव प्रधान कहा जाएगा। सरकार ने तर्क दिया है कि कई युवा पुरुष और खास करके महिलाएं भी गांव बूढ़ा बन रहे हैं, इसलिए बूढ़ा, जो कि असमी भाषा में जिसका अर्थ पुराना होता है, शब्द अब उपयुक्त नहीं है। गांव बूढ़ा ग्राम प्रधान होते हैं। वे ग्राम स्तर पर जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असम में करीब 6000 गांव बूढ़ा है। गांव बूढ़ा के रूप में महिलाओं को चुना जाना बहुत आम नहीं है और अक्सर पति की मृत्यु के बाद वे इस पद संभाल लेती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर या शहरों को यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। वर्ष 2011 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ऐतिहासिक शहरों का समावेशी एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है।
इस परियोजना के तहत ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करके विकसित किया जाएगा। ज्ञात हो कि भारत में अजमेर और वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है। ओरछा और ग्वालियर को क्रमशः 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।